दोस्तों ये है इराक की राजधानी बगदाद की 2002 की फोटो और ये है सिर्फ 2 साल के बाद यानी 2004 की फोटो। ये है 20वीं सदी का सीरिया और ये है 21वीं सदी का सीरिया। आप अगर गौर करें तो वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर के अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, कॉन्गो वॉर हो, लीबिया हो, सोमालिया हो, सीरिया हो, इथोपिया, कोरिया, वियतनाम, गल्फ, इराक से लेकर के बोस्निया तक, इन सारी जंगों में लाखों लोग मारे गए हैं, वहीं करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। पूरी दुनिया की तस्वीर इन जंगों ने बदल कर रख दी है। लेकिन वहीं एक कंपनी इस दुनिया में ऐसी है जिसको दुनिया की हर जंग और हर डिजास्टर से बहुत फायदा होता है। ये कंपनी और इससे जुड़े हुए लोग तो ये बात चाहते ही हैं कि दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं जंग होती रहे। ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि ये अमेरिकन एजेंसी CIA से लेकर के अमेरिकन गवर्नमेंट तक को अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते और उसकी वजह यह है कि जितना पावर और पैसा इस कंपनी ने हासिल कर लिया है तो इसका सीक्रेट रहना भी उतना ही जरूरी है। शुरुआत में छोटे छोटे रोड्स, डैम और बिल्डिंग्स बनाने से लेकर के आज के दौर में एयरपोर्ट, ऑयल पाइपलाइन और सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने तक इस कंपनी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिकन हिस्ट्री में कोई भी कंपनी कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट से इतना क्लोज नहीं रही जितना ये कंपनी रही। इस कंपनी का हर स्टेप अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिका की जनता को सीधे इन्फ्लुएंस करता है और इस कंपनी का नाम है बेकटेल कॉर्पोरेशन और इसको बनाने वाला है वॉरेन ए बेकटेल, जो कि अमेरिका के फ्रीपोर्ट में 1872 में एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ था। अब आइए जानते हैं कि कैसे एक आम सी कंस्ट्रक्शन कंपनी आज के दौर में दुनिया की सबसे ज्यादा एविल कॉर्पोरेशन बन चुकी है। एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा होने की वजह से वॉरेन ए बेकटेल को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ये चाहता था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं, लेकिन इसके घर के हालात इसके आड़े आ जाते थे। आखिरकार 1891 में इसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हो जाती है और इसके ससुराल वालों का कैटल का बिजनेस था। अब बेकटेल को अपने ख्वाब धीरे धीरे पूरे होते नजर आ रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अमेरिका में उस वक्त तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका में कैटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्रैश कर गई, क्योंकि अब हर काम मशीनों से लिया जा रहा था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। अब पूरे देश में तेजी से सड़कें और रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे। इसी दौरान वॉरेन को यह पता लगा कि रेलवे कंपनीज को रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। वॉरेन ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और इस कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे हर वक्त रोज के सिर्फ 3 सेंट्स ही मिलते थे, यानी एक दिन के सिर्फ और सिर्फ 17 पैसे। लेकिन वॉरेन की नजर इस सैलरी पर ना होकर के काम को सीखने पर थी। उसे इस काम में बहुत मजा आता था और वो धीरे धीरे ये काम सीख भी रहा था। एक इंजीनियर से ज्यादा वो इस कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने लगा। उसकी मेहनत को देख करके कंपनी ने उसको एक हाई लेवल जॉब ऑफर की। अपनी नई जॉब से पैसे बचाकर वॉरेन ने खुद के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाना शुरू कर दिए और अपनी एक छोटी सी कंपनी खोल दी। आखिरकार 1906 में उसने फाइनली उस कंपनी से रिजाइन किया और सारा टाइम अपनी नई कंपनी में देने लगा और इस नई कंपनी का नाम वॉरेन ने बेकटेल कॉर्पोरेशन रखा था। बेकटेल आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में मशहूर होती गई। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से लेकर के अब वो मेगा स्ट्रक्चर तक बना रही थी। 1931 में इसी कंपनी ने अमेरिका का मशहूर हूवर डैम भी बनाया था, जिसको बनाने में इनको 5 साल लग गए थे। आखिरकार 1939 का टाइम आ जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। वॉरेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसने अमेरिकन नेवी के लिए नेवी शिप्स बनाने भी शुरू कर दिए। ये वो जमाना था जब बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर ये बात बोली थी कि हिटलर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और अगर हिटलर को आगे नहीं बढ़ने देना है तो अमेरिका को भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। अमेरिकन लीडरशिप को भी ये बात समझ आ रही थी कि सालों से चलने वाली वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने का तरीका सिर्फ एक है और वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए बेकटेल कॉर्पोरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से न्यूक्लियर लैब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इन्हीं के बनाए हुए लॉस एलमोस न्यूक्लियर लैब में दुनिया का पहला एटॉम बॉम्ब बनाया गया। अब बेकटेल कोई आम सी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल कॉर्पोरेशन बन गई थी, जिसके डायरेक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन कांग्रेस, यहाँ तक कि CIA में भी कॉन्टेक्ट थे। इसकी पहुंच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1961 में CIA का जो नया डायरेक्टर बना था वो 24 साल तक बेकटेल कॉर्पोरेशन में काम कर चुका था और ये उस वक्त के बेकटेल के चेयरमैन स्टीव बेकटेल का बहुत अच्छा दोस्त भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन मैकॉल की। ये वही CIA डायरेक्टर था जिसने क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को उल्टा था।
यही नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन को कवर अप करने में भी इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ था। ये वो जमाना था जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पर थी। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। अमेरिका हर गरीब कंट्री में या तो सिविल वॉर करवा रहा था या गवर्नमेंट का तख्ता उलटवा रहा था, और जब इन देशों में हालात बिगड़ जाते तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन देशों को डेवलपमेंट के नाम पर कर्जे देते थे। और सोचिए, इन कंट्रीज में फिर डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स किसे दिए जाते थे? जी हाँ, बेक्टेल कॉर्पोरेशन को। ये कंपनी US गवर्नमेंट के इतने क्लोज थी कि एक जमाने में इसको CIA का ही एक सीक्रेट विंग समझा जाता था। हालात ये थे कि जब CIA से एम्प्लॉयज रिटायर होते थे तो वो बेक्टेल ज्वाइन करते थे, वहीं जब बेक्टेल से कोई रिटायरमेंट लेता था तो वो CIA ज्वाइन करने की कोशिश करता था। अब अमेरिका में तो इस कंपनी ने पूरी तरीके से अपने पंजे गाड़ लिए थे, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर इसको अपनी पकड़ बनानी थी, और यहाँ पर भी इसने अमेरिकन गवर्नमेंट का भर के यूज किया। 1980 का दौर आ चुका था और मिडिल ईस्ट के सारे देशों की जमीनें काला सोना यानी पेट्रोल उगल रही थी। हर गुजरते वक्त के साथ किसी न किसी मुस्लिम कंट्री में पेट्रोल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो रहे थे और बेक्टेल की नजर इन सब पर थी। उसी जमाने में इराक के अंदर दुनिया के 5वें सबसे बड़े ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुए थे और इस कंट्री में किसी दूसरे देश का ज्यादा इंटरवेंशन भी नहीं था, इसलिए बेक्टेल को यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। ये वो जमाना था जब सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट थे और बेक्टेल ने उन्हें कन्विंस करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और अमेरिकन गवर्नमेंट ने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शर्ट्स को इराक भेजा ताकि वो सद्दाम हुसैन को कन्विंस करे और सद्दाम बेक्टेल को इराक में ऑयल पाइपलाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट देते। लेकिन सद्दाम ने ये कॉन्ट्रैक्ट बेक्टेल को नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऑयल पाइपलाइन बिछा दी तो इजराइल उसे किसी भी वक्त उड़ा सकता है। इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बेक्टेल को एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसका पर्पस ये था कि वो इराक के लाखों ऑयल बैरल्स तेजी से प्रोसेस करे, जिससे इराक की ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ पाए। इसी दौरान अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया और अमेरिका ने इस वॉर में कुवैत का साथ दिया और सद्दाम हुसैन पर प्रेशर डाला कि वो फौरन ये जंग रोक दे। सद्दाम हुसैन इस बात से बहुत ऑफेंड हुए और उन्होंने इराक में काम करने वाली सारी अमेरिकन कंपनीज को डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया। इराकी पुलिस ने बेक्टेल के एम्प्लॉयज को अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया और ना चाहते हुए भी बेक्टेल को अपना सारा काम रोकना पड़ा। इस बेइज्जती की वजह से बेक्टेल के अंदर बदले की आग जल रही थी और वो फैसला कर चुके थे कि हर हाल में वो सद्दाम से इसका बदला लेंगे, और उन्होंने जॉर्ज शर्ट्स की मदद से अपनी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी कर भी ली। और 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इराक पर गिरते हुए हर बम के साथ बेक्टेल के लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल रहा था। हर गिरती हुई बिल्डिंग, रोड या पाइपलाइन का मतलब ये था कि इसे दोबारा बनाया जाएगा और इस काम का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बेक्टेल को ही मिलना था। अमेरिका की इराक पर अटैक के सिर्फ 1 महीने के बाद ही बेक्टेल को इराक में $680 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जब भी अमेरिकन बॉम्ब से इराक का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता तो बेक्टेल के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती। बेक्टेल तो चाहती ही यही थी कि ये वॉर ज्यादा से ज्यादा खिंच सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत जो बेक्टेल ने की वो ये थी कि सारा पैसा लेकर भी उसने काम आधा अधूरा किया और फिर अनस्टेबल वर्किंग कंडीशन का बहाना बनाकर इराक को छोड़ दिया, क्योंकि बेक्टेल को जितना पैसा चाहिए था वो उसे इराक से मिल चुका था और उसने इराक में अपने सारे कंस्ट्रक्शंस बंद कर दिए। अब बेक्टेल को एक नया शिकार चाहिए था और बहुत ही जल्द ये शिकार उसको अमेरिका से करीब ही बोलिविया में मिल गया। बोलिविया के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त वाटर क्राइसिस चल रहा था। बोलिवियन गवर्नमेंट अपने लोगों को पानी तक सप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के फंड्स नहीं थे। ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने ये सॉल्यूशन प्रपोज किया कि अगर गवर्नमेंट लोगों को पानी सप्लाई नहीं कर सकती तो उसे चाहिए कि वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट प्राइवेट कंपनी को दे दे ताकि वो लोगों को पैसे लेकर पानी बेच सके। और एक बार फिर $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बेक्टेल को बोलिविया के शहर कोहाबाम्बा की वाटर सप्लाई बिल्ड करने के लिए दे दिया गया। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि किसानों के खेतों से लेकर के बारिश के पानी तक सब पर टैक्स लगाया जाएगा। जिन लोगों के पास कुछ महीने पहले तक खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब उनको पानी के भी डबल बिल्स आने लग गए और इस ऑपरेशन के खिलाफ बोलिविया की आवाम सड़कों पर उतर आई और हालात यहाँ तक बन गए कि बोलिविया की गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि बगावत हो जाएगी और एक बार फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के आधा अधूरा काम करके ये कंपनी वापस चली गई। 2005 में इस कंपनी ने एक और नया शिकार ढूंढा। ये बात तब की है जब अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर एक बहुत भयंकर तूफान आया था। हजारों घर तबाह हो गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बेक्टेल को फौरन नए घर बनाने का ऑर्डर दे दिया।
अब बेक्टेल ने नए घर बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जितना कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी उससे डबल अमेरिकन गवर्नमेंट से चार्ज किया। और जब कंस्ट्रक्शन का ये काम पूरा हो गया तो पता लगा कि इनमें से हजारों घर तो इनकम्प्लीट है। और इस बात पर अमेरिकन मीडिया में अच्छा खासा बवाल भी मचा, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने सारे मामले को चुपचाप दबा दिया। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये बता रही है कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसको रिबिल्ड करने के लिए ये कंपनी दोबारा बिड लगा रही है। हमारी इस वीडियो में भी हमने ये बात बताया कि वॉर असल में वॉर नहीं होती, वॉर एक बिजनेस होता है। जहां कुछ लोगों को इससे बेइंतहा नुकसान होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये बेइंतहा प्रॉफिट की भी वजह बनती है। और ये वो लोग हैं जो दुनिया की हर जंग की वजह है। अगर आप रियलिटी खोद के निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया में जंगें लड़ी जाती हैं और जिनको जंगें अमीर बनाती हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।